नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जीत क्या मिली, उसके हौसले बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसको ये लग रहा है कि जो चीज़ें हरियाणा में काम कर गईं, वो शायद झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में भी काम कर जाएँगी। यही वजह है कि आप ये देखिए कि हरियाणा में अभी खेल इस तरह से बाकी है कि भले ही 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वहां पर आ गई हो, वो सरकार बनाने की उसने कवायद शुरू कर दी हो, लेकिन बगावत के सुर सीधे तौर पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में देखने के लिए मिल रहे हैं। जहां मुख्यमंत्रियों के कई चेहरे आपको सामने दिख जाएंगे। एक तरफ जहां पर अनिल विज ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो वहीं राव इंद्रजीत ने अपने बगावती सुर पूरे तरीके से खुलकर उन्होंने सामने रख दिए हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि क्यों नहीं हरियाणा का सीएम इस बार दक्षिणी हरियाणा से आए, क्योंकि वहां से जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जिस तरह से उसे बड़े पैमाने पर सीटें वहां से मिली हैं, अब ये मांग उठाई जा रही है कि क्यों ना मुख्यमंत्री उधर से बनाया जाए। हालत अब ये है कि अमित शाह को पर्यवेक्षक बन के वहां पर जाना पड़ा है। मोहन यादव गए हैं वहां पर और मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। अब तक 3 बार तारीखें बदली जा चुकी हैं शपथ ग्रहण की और अभी बताया जा रहा है कि 17 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उनके साथ कितने मंत्री होंगे, कौन-कौन से वो चेहरे होंगे, किनको खुश किया जाएगा, किनको मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आप कांग्रेस में को लेकर तो आप तरह-तरह की खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन जो मीडिया का एक धड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरह की खबरें नहीं चलाता है। अब हेडलाइंस मैनेजमेंट का एक नया खेल मीडिया के एक धड़े की तरफ से शुरू कर दिया गया है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हरियाणा में फतेह हासिल करने के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र भी भारतीय जनता पार्टी फतेह करने के लिए आगे बढ़ रही है। और आपको पता है कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी नर्वस होती है, जब-जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि चुनाव उसके हाथों से फिसल रहा है या जीत उसके लिए मुश्किल है, तो वो दूसरे हथकंडे अपनाने लगती है और वो है उसका कम्युनल एजेंडा। और इसीलिए आप ये देखिए कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जिस तरह का हंगामा हुआ है, वो आपके सामने है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, जिस तरह से एक बड़े कद्दावर नेता की जान चली गई, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से महाराष्ट्र में तहस नहस है, जंगल राज है, ये कहना है विपक्ष का, महाविकास अघाड़ी का। इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और लगातार ये मामला गरमाया हुआ है और अलग-अलग तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरह की खबरें पहले भी आई और इस खबर को भी जो कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, उससे आप ये समझिए कि महाराष्ट्र का के चुनाव की टोन किस तरह से सेट की जा रही है और महाराष्ट्र में चुनाव किन लाइनों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है, क्योंकि जितनी बड़ी गुटबाजी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन में है, उतनी कहीं और आपने देखने के लिए आपको नहीं मिली होगी। और वहीं अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बहराइच से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद चिंताजनक है। जिस तरह से आगजनी की अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। मूर्ति विसर्जन के वक्त 2 समुदायों में हुई झड़प और उसके बाद हुआ हंगामा और एक मौत के बाद जो पूरे बहराइच से लेकर श्रावस्ती तक अब उसकी आग पहुंच चुकी है, उससे ये साफ तौर पर ये लग रहा है जो जिसका इल्जाम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी लगाया है कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र में जंगल राज है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के शय पर हो रहा है। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। प्रियंका गांधी ने लिखा है, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें, शांति को कायम रखें। इसके अलावा यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है, कांग्रेस की तरफ से यूपी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि बहराइच में कल से
जिस प्रकार कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे साफ-साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानून का राज समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार ने अपराध मुक्त यूपी का जुमला बोल-बोल कर ऐसा अपराध युक्त यूपी बनाया है, जिसमें कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। बहराइच में जो हिंसा हो रही है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जड़ में वो नफ़रती विचारधारा है, जिसने वैमनस्यता के बीज समाज में बोए हैं और उसके घटित होने का भाजपा सरकार की लचर कानून व्यवस्था है। संघी विचार और भाजपा सरकार हर ओर से समाज को केवल बर्बाद ही कर रही है, ये कहना है कांग्रेस का। तो जाहिर सी बात है कि जो कानून व्यवस्था जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में चरमराई हुई है, डबल इंजन की सरकार है, यानी कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योगी आदित्यनाथ बड़े-बड़े दावे करते हैं, दूसरी पिछली सरकारों को लेकर ये कहा जाता रहा कि तब जंगल राज था और अब आप ये देखिए कि ना तो वहां पर यूपी में कभी कोई दंगे हुए हैं और किस तरह से शांति व्यवस्था कायम, इस तरह के दावे किए जाते हैं। उन दावों की पोल अभी खुलती हुई नजर आ रही है। इस सब को लेकर अजय राय ने क्या कुछ कहा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर, यही सब चीज़ें बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग इसमें शामिल हैं और भाजपा के जंगल राज कायम है सरकार आज। तो भाजपा में जंगल राज कायम है और ये सब कुछ भाजपा की शय पे हो रहा है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। और वहीं मैं आपको ये भी बताऊं कि महाराष्ट्र में जहां एक तरफ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी दिल्ली में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग हुई, तो वहीं बीजेपी कोर कमेटी की भी मीटिंग लगातार जारी है। अमित शाह उसमें पहुंच चुके हैं। तो एक तरफ महाराष्ट्र की जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, लेकिन हर रोज ये इंतजार होता है कि आज चुनाव आयोग सामने आएगा और तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन लग ये रहा है कि अभी चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी से हरी झंडी नहीं मिली है, इसलिए शायद चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक साथ कई राज्यों में चुनाव तक नहीं करा पा रहे हैं और कब से महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। लेकिन लग रहा है कि जो पूरी बिसात बिछानी है, जो पूरी राजनीतिक बिसात बिछानी है, जिस तरह के हथकंडे अपनाने हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों को, वो शायद अभी पूरा नहीं हो पाया है और इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। यूपी में भी उपचुनाव होने हैं, वहां की भी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तमाम इंतजार कर रहे हैं कि तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की सुरपुटव्वल हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी में देखने के लिए मिल रही है, वो साफ तौर पर यह बताती है कि आगे आने वाली राह भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने जा रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा में किस तरह का खेल होने जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लेकर यूपी में जिस तरह का हंगामा है, जिस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, वो आखिर क्या बताती हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उसी कम्युनल एजेंडे पर, जो लग रहा था कि शायद 240 पर सिमटने के बाद, बैसाखियों पर आने के बाद शायद कुछ माइल्ड हुआ है, अपने उसी ढर्रे पर लौट आई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब अर्बन नक्सल का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक साथ रहोगे तो नेक रहोगे और अगर बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बातों का जब इस्तेमाल किया जाए तो आप समझिए किस तरह की राजनीतिक टोन सेट की जा रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और आप उनको लगातार मेरे कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रमों में देखते रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ पहली बार ओमकारेश्वर पांडे जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं, उनको भी आप तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप देखते रहे हैं। ओमकारेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत हेमंत अत्री जी आपसे मैं करना चाहूँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में क्या आखिर खेल हो रहा है? ये जो रूठने मनाने का सिलसिला है, अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया जाता है, मोहन यादव को भेजा जाता है ताकि राव इंद्रजीत जो है उनको मनाया जा सके। अनिल विज मुलाकात करते हैं फूलों का गुलदस्ता लेकर अमित शाह से, और उसके बाद अलग अलग तरह के जो तेवर नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक 3 बार हमने देखा, तारीखें भी बदल गई शपथ ग्रहण की और अब 17 तारीख है। क्या ये भी बदलेगी या आपको लग रहा है तब शपथ ग्रहण हो जाएगा? आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि कांग्रेस में बगावत है,
कांग्रेस में गुटबाजी है, ग्रुप्स हैं, ये सब तो आप एक मीडिया के धड़े में तमाम खबरें ये देखते रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कैसे छुपाई जाती है उन खबरों को, वो भी हमने देखा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? और फिर मैं आपका कमेंट महाराष्ट्र और बहराइच में जो हुआ है उस पर भी चाहूंगी। ये जो कुछ हो रहा है हरियाणा के अंदर, ये कोई अप्रत्याशित नहीं। चुनाव के परिणाम जरूर अप्रत्याशित है। ना तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि वो जीत कैसे गए, और ना कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि वो हरियाणा में हार कैसे गए। ये सारा जो घटनाक्रम है, ये एकदम अप्रत्याशित उस रूप में है कि जब अमित शाह को पर्यवेक्षक बनकर आना पड़ रहा है। तो जब से अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाने की ये बात हुई, फैसला हुआ मोहन यादव को, तो तब से तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगातार स्टेट के अंदर फ्लोट कर रही है, लगातार। तो उन सब पे मैं, आपके दर्शकों के लिए जरूरी है वो जानना, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कहीं निकल के आ रही है। सबसे पहले आपको ध्यान होगा, पंचकुला में ही जहां पर अब ये शपथ ग्रहण होगा, वहीं पर आज से 2-2.5 महीने पहले अमित शाह जी ने नायब सिंह सैनी को अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था। उसके बाद जिस तरह के घटनाक्रम हुआ कि अब अपने क्या, अनिल विज ने अपनी अलग से दुकान खोल ली चुनाव के आखिरी दिन प्रचार के, कि मुझे मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलना अगर पार्टी चाहे तो चूंकि वो पुराने 7वीं बार के एमएलए हैं, सीनियर मोस्ट हैं, तो उन्होंने कोर्ट एंड कोर्ट में ये भी कह दिया है कि अगर पार्टी चाहे तो पार्टी ने तो पिछली बार उनको मंत्री बनाना भी उचित नहीं समझा था। आपको याद हो, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था 12 मार्च को, 13 मार्च को, तो ये बाइकआउट करके चले गए वहां से। तो इनको ये लगा था कि पूरी पार्टी तुम्हें मनाएगी, आएगी, ये करेगी, क्योंकि चुनाव भी था। लेकिन किसी ने इनको पूछा नहीं और ये अपने घर बैठ गए जा करके। तो एक इन्होंने ये दाव खेला था केवल अपना विधायकी बचाने के लिए। 7वीं बार वो चुनकर आ गए, जैसे भी थोड़े मार्जिन से आगे, जैसे भी आगे। अब आप बात करें तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। पहली बात यह है कि अनिल विज ने दावा ठोक दिया। उसके बाद क्या है कि जो राव इंद्रजीत है वो दावे ठोक रहे हैं। अरे जो व्यक्ति अपने को इतना सीनियर होने के बावजूद भी, एमपी होने के बावजूद भी, अपने को कैबिनेट मंत्री और ढंग का पोर्टफोलियो नहीं ले सकता, वो बगावत करेगा? आपको लगता है ऐसा? और वो भी भारतीय जनता पार्टी में, मोदी और अमित शाह के सामने। भूल जाइए इस बात को मिश्रा जी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, उसमें यह है कि क्या नायब सिंह सैनी का पत्ता कट सकता है अमित शाह के आने का? मतलब ये है, बहुत सारे लोग इसको मान रहे हैं। मेरा इन तीनों ही सवालों का जवाब है ना। ये तीनों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बकवास है। अनिल विज केवल कागजों में, मीडिया की सुर्खियों में गब्बर है। जब अमित शाह के सामने बैठेंगे तो आप लिख के रख लीजिए, जब मीटिंग होगी विधायक दल की तो उन्हीं से नाम प्रस्तावित कराया जाएगा उनका, नायब सैनी का। ये होगा, देखिएगा। पिछली बार रामविलास से करवाया था, आपको ध्यान होगा तो। पिछली बार रामविलास शर्मा ने नाम प्रस्तावित किया था। तो ये सारी की सारी पोस्टरिंग और है, और सारी जो ये इनका जो क्या नाम है, राव इंद्रजीत का जो जिक्र है कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, 11 में से 10 जीत के आए हैं, उनका सारा ये पोस्टरिंग केवल अपनी बेटी आरती राव को कैबिनेट मंत्री बनवाने की, इससे आगे कुछ नहीं है। उनकी पूरी सियासत खुद पे और अपने परिवार से लेना देना, उसके अलावा उनको कोई ना तो अहिरवाल से लेना है, ना किसी और चीज से लेना है। ये लगातार दिखा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अहिरवाल को क्या मिला? तीसरी बार लगातार बीजेपी के लिए सत्ता का गेटवे कौन बना? अहिरवाल। 11 में से 10 सीटें इस बार फिर मिली। तो ये चीज एक तो समझ लीजिए। दूसरी बात, अमित शाह क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे भी एक कारण और निकल के आया कि उन्होंने एनडीए शासित राज्यों की एक मीटिंग बुला रखी है 17 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर। तो 16-17 को वो सारे आ भी जाएंगे, तो उनके साथ बातचीत भी करनी होगी। अंदर की खबर ये भी है। अब जो आपने कहा कि हरियाणा के अंदर खेल देखिए हरियाणा में क्या हुआ है, जो अप्रत्याशित, जो हम लगातार बात करते आ रहे थे। अब सब कहते हैं कि मीडिया का सब खराब था, ये था, वो था। अगर आपने ध्यान किया हो, जब हम बार बार बात करते थे, आप फील्ड में आई थी, तो क्या बात हुई थी हमारी कि इनके मंत्रियों में से कितने जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो 11 में से 9 मंत्री हारे कि नहीं हारे? इनके 8 विधायक, 8 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई? और अब भी जो इनको सो कॉल्ड मेजोरिटी मिली है, अगर आप देखेंगे तो 9 सीटों का जो मार्जिन है वो 23,000 से नीचे है। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी को 23,000 वोट और रह जाती तो कांग्रेस पार्टी की सीटें 47 होती। तो ये, हालांकि उस बात का कोई अब अर्थ नहीं रह गया, मैं केवल दर्शकों के उसके लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से ये चुनाव हुआ है और कितना करीबी कंटेस्ट था। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। और ये भी बता दूं दर्शकों के लिए कि पिछले कुछ दिनों में, और कल लास्ट डेट है उसकी, हरियाणा के 20 निर्वाचन क्षेत्र, 20 विधानसभा सीटों पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हारे हैं, उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट की जो गिनती का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वो दिया था प्रावधान, 5% गिनवा सकते हैं, उसके तहत पैसे जमा करवा दिए हैं। तो अब वो भी एक चीज आएगी खुल करके कि उसके अंदर जो वोट डले हैं और जो वोट काउंट हुए हैं,
उसका भी खेल समझ में आएगा अगर चुनाव आयोग ने कोई और फर्दर खेल नहीं किया तो हरियाणा में गेम स्टिल ओपन है। जो अमित शाह के आने का मतलब है बुशरा जी वो ये है कि सारा काम स्मूथली हो जाए। और असली बात यह है कि चूंकि जो नायब सिंह सैनी के 9 मंत्री चुनाव हार गए थे तो इस बार नए नए लोग मंत्री बनेंगे, तमाम लोग नए मंत्री बनेंगे, पिछले तो 2 ही जीते। तो उस सारे खेल को अपने हिसाब से समायोजित करने का और किस तरीके के बगावत के सुर ना आए उसको चेक करने के लिए अमित शाह को इस मीटिंग में बिठाया जाएगा, विधायक दल की मीटिंग में। और उनकी मौजूदगी मात्र से आप देखिएगा अनिल विज तो चूम ही नहीं करेंगे और राव इंद्रजीत का तो आप देखिएगा कभी कुछ बोल ही नहीं सकते वो लोग। वो केवल और केवल उनकी बेटी मंत्री बन जाए, उनका सारा यही तक है। एक आध चेला और मंत्री बन जाए, 1-2 मंत्री अग्रवाल से 1 मंत्री या 2 मंत्री, उनका पूरा फोकस अपनी बेटी के लिए है। तो अमित शाह का यहां पर आना केवल एक ही चीज दिखाता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज, सामान्य परिस्थितियां नहीं है। अमित शाह केवल भाजपा के नेता नहीं है, वो देश के गृह मंत्री भी है। और गृह मंत्री का किसी प्रदेश में पर्यवेक्षक बन के जाना ये बहुत अप्रत्याशित और बहुत बड़ी चीज है, बहुत नई चीज है। इसमें कोई भी चीज जो है इनके केवल बैठने मात्र से वो सारे जो इश्यूज हैं वो अपने आप ही सेटल हो जाएंगे बिना किसी कोशिश के, जिसकी कहीं ना कहीं चिंता सताई जा रही है। वैसा कुछ भी नहीं है, ना इंद्रजीत कुछ करेंगे ना अनिल विज कुछ करेंगे। केवल कैबिनेट में कौन कौन आए वो अपने हैंडपिक्ड लोग आ पाए, जिसको दिल्ली चाहती है, जिसको संघ चाहता है वो स्मूथली चले जाए, कोई शोर शराबा ना हो, उस सब के लिए केवल अमित शाह का आना है। इसके अलावा और कोई इसमें फर्दर कोई चीज बड़ी नहीं है। जी बिल्कुल, आपके पास मैं लौट रही हूँ और मेरे पास कई और महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। इस बीच मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं बड़े और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। ओंकारेश्वर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि पुष्पेंद्र जी को बस जाना है, वो कहीं बाहर है। एक सवाल उनसे ले लूँ फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। पुष्पेंद्र जी, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? खासतौर पर बहराइच में जिस तरह का अभी हंगामा बरपा हुआ है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बहुत भयावह हैं। और उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जंगल राज है। और मूर्ति विसर्जन जब हो रहा था तब 2 समुदाय में जिस तरह की झड़प हुई है, और अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह के त्योहार होते हैं तो मुस्लिम जो मोहल्ले होते हैं उनकी तरफ से इस तरह की झांकियां निकाली जाती हैं, डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं और बहुत कुछ किया जाता है, उकसाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, वो सब हमने देखा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको किसी भी तरीके से कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो आपने कल देखा और आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो आपने देखा। क्या ये इसको आने वाले चुनाव से आप जोड़कर देखते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर वाली जो बात है और जो अफरा तफरी बुशरा जी मची हुई है, जब इसके माध्यम से भाजपा को वोट मिल रही है, ये सारे देश को जो है गड्ढे में पहुंचाने में सक्षम है, खुश हैं और चाहते हैं कि इसी तरह की आग जो है सारे देश में फैले, सांप्रदायिक तनाव बने और ये वोट की फसल काटने के लिए जो है तैयार रहे। ये पहले से ही करते आ रहे हैं। आप गोधरा कांड वाला से भी शुरू करें या बाबरी मस्जिद वाले मामले से शुरू करें, इस चीज का कोई अंत नहीं है। और अंदर अंदर ये बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि यार ये ठीक हो गया, मरा तो अपना ही आदमी। लेकिन सगम जो 10 सीटें आ रही हैं अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में विधानसभा की, उसमें हम कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने में कामयाब रहेंगे। इस मंशा से इस चीज को हवा दी जा रही है, वरना जो अफरा तफरी का माहौल, भाई उसकी डेथ हुई, कोई शक नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से हरकतें की वो भी गलत थी। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालना, लेकिन ये उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका अपने चुनावी हित के लिए, वोटों की फसल काटने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये सारा देश देख रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में जो इसी चीज में साफ है कि भाई ये जब तक इसको कर रहे हैं, अब ये मैं आपको अगला एपिसोड भी बता दूं, ये जो 5-6 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से कब किसका एनकाउंटर हो जाए, 3 का हो जाए, 4 का हो जाए कि अचानक उठे थे और हमारे ऊपर हमला कर दिया, पिस्तौल निकालने लगे थे, भाग रहे थे जंगल की ओर और हमने मार दिए। जबकि किसी की कोई हिम्मत नहीं होती है जब कस्टडी में होता है तो वो इस तरीके से लेकर के हमला कर दे। आपको मालूम है कि अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो आप इनके साथ अतिरिक्त पुलिस बल दे सकते हैं, लेकिन इनको जो है एक अवैध तरीके से मार के ये साबित करेंगे कि देखिए हमने कितना बड़ा न्याय यहाँ कर दिया है और अब हमें वोट दे दो। तो ये जो है इनकी सब जगह नीति है, एक समुदाय को दूसरे से लड़ाना, एक जाति को दूसरे से लड़ाना,
हरियाणा में हमने देखा अभी जो हेमंत खत्री जी बैठे हैं यहाँ पर, भाई जाट और नॉन जाट की फिगर कहाँ से आएगी? ये जो बात आ रही है बार बार, इस चीज का अर्थ क्या है इस देश के अंदर? इस देश का कोई भी नागरिक जो है वोट देता है, संविधान के अनुसार इस देश में रह रहा है। आप किसी को भी अदर तरीके से बना देते हैं, कभी सिखों को अलग करेंगे, कभी मुसलमानों को अलग करेंगे। अब आप देखना वहां पे मराठा नॉन मराठा करेंगे, ये वहां पे कि मराठाओं को ओबीसी में नहीं घुसने देना है, ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। और पटेलों के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है उधर गुजरात के अंदर। तो ये अब यादव शुरू होगा, यादव नॉन यादव आएगा उत्तर प्रदेश में। अभी जो है उपचुनाव में आएगा, घर के चुनाव के अंदर यादव और नॉन यादव आएगा। तो ये जो चीजें हो रही है वोट के लिए इतना बड़ा आप वैमनस्य पैदा कर रहे हैं सारे समाज के अंदर, इसका दीर्घकालिक कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इनको अंदाजा नहीं है। ये व्यक्ति राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये कहें कि हमने राष्ट्र हित में काम कर दिया है, राष्ट्र हित में नहीं है, ये देशद्रोह है। दो बिरादरियों के बीच में बीज बोना, दो समुदायों के बीच में, दो धर्मों के बीच में बीज बोना, ये राष्ट्र विरोधी काम है और इसमें इनको देशद्रोह की धाराओं में पकड़ के अंदर करना चाहिए। लेकिन पकड़ के अंदर कौन करेगा जब खुद ही यही सत्ता में बैठे हुए हैं? तो ये जिस चीज से लाभ होता है पॉलिटिकल, ये उसको करते रहेंगे, चाहे हम और आप कितना ही कहें इनको। लेकिन अभी ये ड्रामा इनका खत्म होने वाला नहीं। मैं देख रहा था सारे सोशल मीडिया पे बड़ा जबरदस्त समर्थन चला है कि साहब इनका तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। पर अब ये कौन से अधिकार के तहत किसी का कोई भी एनकाउंटर कर देगा इस देश के अंदर? फिर एनकाउंटर ही कर लो। फिर जो है सत्ता बदली है वहां पर हरियाणा में, तो फिर सीधे सीधा गृह युद्ध में आप झोंकना चाहते हैं इस देश को? ये हरकतें करने इनको बंद करना चाहिए। संविधान की शपथ लेकर के आप पार्टी क्रिएट करते हैं, संविधान की शपथ लेकर के आप देश में इस तरह का वैमनस्य पैदा ना हो, तो संविधान के तहत शपथ ली हुई है, फिर भी उन्हीं कामों को आप कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब भाजपा की हमारी समझ से बाहर है, और अभी जब तक गिर रहा है वोट तब तक ये चलती रहेगी। जी जी, बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत गंभीर बातें कही हैं और बहुत गंभीर बातों की तरफ आपने इशारा किया है। ओमकारेश्वर जी, क्या जो महाराष्ट्र से लेकर यूपी में हो रहा है, हरियाणा की जीत से गदगद है अभी भारतीय जनता पार्टी? तमाम हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल उसने शुरू कर दिया है। उसको ये लग रहा है कि अब बस इसी जीत के रथ पर सवार होकर वो झारखंड, उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र भी वो पार कर पाएगी, और ये पूरा का पूरा खेल उसने शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, क्या आपको लग रहा है ये एक चुनावी टोन सेट की जा रही है और भाजपा अपने उसी नैरेटिव पर और उसी जिस तरह से वो चुनाव लड़ती रही है, चाहे आप जातियों में बांटे, समुदायों में बांटे, धर्मों में बांटे, उसी एजेंडे पर है अपने? लॉलेसनेस की स्थिति तो दिखाई दे रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। हम ये देख पा रहे हैं कि कानून का शासन नहीं है। जिस तरीके से चीजें हुई हैं, अब बहराइच में जो कुछ भी हुआ है, वहां तो इंटरनेट भी डाउन करना पड़ा है आपको। आपको पुलिस वालों पर एक्शन लेना पड़ा, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया पुलिस ने क्या एक्शन लिया था, कहाँ से शुरुआत हुई? आपने कहा कि दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर जो है वो गोली चलाई गई, उसके पहले क्या वहां पर डीजे क्या बज रहा था, माइक पर क्या हो रहा था, किस तरह का वो प्रोसेशन था, तो पुलिस की क्या व्यवस्था की गई थी, सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई थी, ये सारे सवाल उठते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर पुलिस की नाकामी और राज्य सरकार की नाकामी है। फिर आप दिन रात जो हवाओं में जहर घोल रहे हैं, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, उससे क्या आपको नहीं लगता कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी यही ऐसे ही हालात बने हैं, बन रहे हैं या बनेंगे? जो आप विभेद पैदा कर रहे हैं, आपको एक बार को तय करना चाहिए ना कि ये दो समाज जो इस देश के महत्वपूर्ण अंग हैं, वो कैसे रहेंगे? भाई, आप मुसलमानों के लिए आप क्या तय कर रहे हो? उनको देश का नागरिक मानते हो या नहीं मानते हो? एक बार में तय करो। नहीं मानते हो तो ये तय कर लो, मानते हो तो वो तय कर लो। दोनों को साथ रहना है तो आप एक समाज को जोड़ते हो, दूसरे समाज को तोड़ते हो। आपके डिक्शनरी में कुछ और कहा जाता है, वर्बल कुछ और कहा जाता है, और चीजें कुछ और होती हैं। ये जो चीजें हो रही हैं, इसका समाज में बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसको देखा जाना चाहिए। बहराइच एक एग्जाम्पल है। अभी जैसे पुष्पेन जी ने कहा, जो आप पहले बुलडोजर चला रहे थे, आप लगातार एक सर्टेन क्लास के लोगों को, सर्टेन सेक्शन के लोगों पे आप बुलडोजर
चला रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, उसको रोका। उससे पहले कितने बुलडोजर चल चुके। क्या उन सभी लोगों के घरों पर, जिनके घरों पे बुलडोजर चला है, उनके घर वापस बनाए जाएंगे? या फिर क्या आपने अन्य समुदाय के लोगों को भी, उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाया है? क्या बीएचयू में जो लड़के पकड़े गए, उनको, उनके ऊपर जो बलात्कार के आरोप लगे और जो गिरफ्तार हुए, जेलों में बंद हुए, क्या आपने कहीं एक प्रोटेक्शन नहीं दिया है? क्या? तो ये जो आप समान भाव नहीं रखेंगे शासन चलाने में, अलग अलग समाजों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। अब पूर्वोत्तर के ईसाई समाज को हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे, दूसरे ट्राइबल्स को हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे, तो मणिपुर में जो हालात बने हैं, आप 1.25 साल होने वाले हैं, आप देख लीजिए कि क्या हालात बने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय आ गया है कि जब संस्थाओं को, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को भी इसमें दखल देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं। वहां दिन दहाड़े, या दिन दहाड़े तो नहीं था, लेकिन आप सरेआम बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। क्या लॉ एंड ऑर्डर है? आप वाई कैटेगरी प्राप्त एक भूतपूर्व जो मंत्री है, 3-3 बार का विधायक रहा है, वो निकलता है अपने दफ्तर से और उसकी वहीं पे गोली मार दी जाती है। और आश्चर्य देखिए कि वहां पे जो लोग, हमलावर जो 2 गिरफ्तार होते हैं, वो गिरफ्तार कैसे होते हैं? भी जो व्यक्ति गोली चला रहा है उसको आप पकड़ कैसे रहे हो? उसको गोली क्यों नहीं मारी गई? गोली का जवाब जिस समय कोई सामने से फायर कर रहा है तो आप उसको हाथ से पकड़ने जाते हो। अगर आप पे भी उसने गोली चला दी होती तो इसका मतलब यह है कि कोई कनाइवेंस है। इसका मतलब यह है कि पुलिस को पता है कि ये हमला करेगा, ये मार डालेगा, उसके बाद हम इसको पकड़ेंगे। ये हो क्या रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? तो ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसका जवाब तो देश को देना पड़ेगा ना, कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, सुरक्षा की बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति की, इस तरह से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या की है। जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा, वाई कैटेगरी आपने अनाउंस कर रखा है, दिया है कि नहीं दिया है, वो भी एक सवाल है कि वाई कैटेगरी उसको जमीन पे क्यों। ये सवाल उठा रहा हूं कि मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने ये के पास एक गनर सुबह में होता है, 3 गनर उसको दिए हुए थे, एक सुबह में होता है, एक शाम में होता है, एक रात में होता है, इस तरह से एक व्यक्ति उसके साथ था। तो फिर वाई कैटेगरी कहां गई? दैट मीन्स की वाई कैटेगरी उनके पास अभी पहुंची नहीं। तो ये तमाम हालात जो खड़े हो रहे हैं, वो उससे लग रहा है कि आप समाज में सिर्फ जहर फैला रहे हैं और उसको बढ़ने दे रहे हैं। आप इसी तरह के बयानात, आप तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के बयानात सुनिए, इसी तरह के आप बयान दे रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एकजुट होगे नहीं तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बातें कौन करता है? समाज को तोड़ने वाला काम ये क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि ये समय है कि समाजों के लोग, मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि दोनों समाज के एक बड़े समुदाय ने, एक बड़े वर्ग ने बड़ा संयम और बड़ा धैर्य दिखाया है। वरना जितनी इस तरह की बातें आती हैं, उससे तो देश के काफी हिस्सों में ये बात फैल सकती थी और इस तरह के दंगे हो सकते थे। तो जो संयम समाज ने दिखाया है एक दूसरे के प्रति, पिछले दिनों आपने सर्टेनली अचानक कह दिया कि भैया एक समाज के लोग जो हैं वो अपने दुकानों के नाम से वो रखें और वो करें। कभी आप हलाल का सवाल उठाते हो, कभी किसी और चीज का सवाल उठाते हो। हलाल के सवाल पे कभी किसी ने पूछा कि हलाल का सर्टिफिकेशन देता कौन है? भारत सरकार देती है ना। हलाल सर्टिफिकेशन को सर्टिफाई करने वाली एजेंसीज को भारत सरकार उसको अनुमति देती है, लाइसेंस देती है, और आप समाज में सवाल खड़ा करते हो। ये जो चीजें आप कर रहे हैं, दूसरे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रोज समाज में जहर फैला रही है। क्या भारत सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है? अगर दूसरे की सरकार होती, दूसरा कोई चला रहा होता, तो अब तक तो बहुत सारे लोग, आज एक ट्वीट कोई कर देता है तो आप उसको अरेस्ट कर लेते हो, और जो दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है उस पर आपका कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये फैक्ट्री कहीं ना कहीं आपके प्रोटेक्शन में चल रही है, आपके कहीं ना कहीं उसमें जानकारी में चल रही है। तो जो इस तरह से समाज में जहर बोया जा रहा है, उसका नतीजा एक बहराइच नहीं, पता नहीं कितने बहराइच हो सकते हैं। और आप जब तक शासन चलाते हुए अटल जी को याद नहीं करोगे, राजधर्म का पालन नहीं करोगे, समान रूप से आप नहीं देखोगे सबको, जब आप शपथ ग्रहण करते हैं तो आप यही कहते हैं ना कि हम सभी धर्मों के प्रति एक समान निष्ठा रखेंगे, कानून के प्रति हम निष्ठा रखेंगे। आप कहां कानून के प्रति निष्ठा रख रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि
अब इस बात पे विचार किया जाना चाहिए। एक समय था जब इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एक बाकायदा एक संगठन बना था, एक इकाई थी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल था, उसकी भी बैठकें हुआ करती थी। अब कुछ नहीं होता है। अब ये सब चीजें छोड़ दी गई हैं कि जहां जैसे हो वहां वैसे करने दीजिए। वहां असम में मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, और आप दूसरी तरफ हिंदुओं को भी बरगला रहे हो। हिंदुओं को आपने क्या कहा कि इस देश में 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं। आप 10 साल से राज्य में हैं, शासन में हैं। उसके पहले 6 साल अटल जी का भी शासन है। 16 साल के शासन में क्या 16,000 बांग्लादेशियों को भी आपने निकाला है? नहीं निकाला है। रोहिंग्या की रोज आप बात उठाते हैं। आप तमाम जो बॉर्डरिंग एरिया से लेके और तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, बॉर्डर पर आपकी सुरक्षा है, तो रोहिंग्या आ कैसे रहे हैं? तो रोहिंग्या आएंगे भी आपके जमाने में, और आप सवाल उठाएंगे और दूसरों पर उस पर आरोप लगाएंगे। ये जो दो दो अर्थी आप बातें कर रहे हैं, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, उससे जो है वो समाज में कोई कोई सद्भाव नहीं पैदा हो रहा है, कोई सुरक्षा की भावना पैदा नहीं हो रही है, कोई देश में कानून का शासन स्थापित नहीं हो रहा है। इसको देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्थाओं को ये देखना चाहिए कि इस देश में किस तरह का शासन चल रहा है, किस तरह से चलना चाहिए, और इसकी क्या सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत दिनों के बाद नजर आया कि भाई बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पहला बुलडोजर चला उसी समय क्यों नहीं ध्यान में आया कि भैया ये बुलडोजर तुमने कैसे चलाया, किससे पूछ के चलाया? सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर नजर नहीं आ रहा है। सवा साल हो गए, एक बार बीच में मीटिंग हुई, क्या हुआ, कुछ जांच हुई, कुछ रिपोर्ट मांगी गई, और फिर सब लोग शांत बैठ गए। किसने आग लगाई है वहां पर मणिपुर में? सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। तो ये जो कुछ भी हो रहा है बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मुझे लगता है कि देश अब उम्मीद आप किससे करेंगे? उम्मीद आपको, जाहिर है जब सत्ताधारी पार्टी इस तरह से कर रही है तो आपको अपोजिशन की तरफ देखना पड़ेगा। अपोजिशन को आप देखते हैं तो दिखाई देता है कि सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब हरियाणा के चुनाव हो रहे थे, अचानक अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते हैं और वो चुनाव में 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं, 2% वोट काट लेते हैं। वही 1-1.5-2% के वोटों से है कांग्रेस हार जाती है। दूसरी बात, जो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसका वाजिब जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? जिस दिन 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई है, शाम के 5 बजे, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, इंस्टेंट डाटा मिलता है, सब कुछ इंस्टेंट होता है। तो आपको तो जिस समय बैलेट बंद हुआ, ईवीएम बंद हुआ, उसी समय आपके पास डाटा आ गया कि टोटल कितने वोट आए, नहीं आए। शाम को आप देख लेते हो, मान लीजिए 2-4 जी। जगहों से आपकी रिपोर्ट नहीं आई, मोबाइल पर आजकल 1 सेकंड में आ जा रहा है। आप 5G के जमाने में हो, कोई डिले तो हो नहीं सकता है। फिर भी रात के 11 बजे 10:59 तक की जो रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपडेट किया है, वो 61.5% का वोटिंग है। 2 दिन बाद वो 67% कैसे हो गया? क्या टेबल के नीचे पड़े थे कुछ वोट्स? क्या कुछ कोने में गिर गए थे जिसको इकट्ठा किया आपने, जोड़ा है? इसका कोई जवाब तो आप देंगे ना। कोई जवाब तो होना चाहिए ना। एडीआर ने जो पहले सवाल उठाया, उसका आपने क्या जवाब दिया है? जी। तो दिक्कत ये है कि जो संस्थाएं, जो जवाबदेह संस्थाएं हैं, वो जवाब नहीं दे रही हैं, और जो संस्थाएं न्याय कर सकती हैं, वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रही हैं या देर से न्याय करती हैं। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको जस्टिस डिले करके देना है तो आप एक तरह से जस्टिस नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि जो संस्थाएं हैं वो उसकी ओर ध्यान दें और समाज में जी। समरसता कायम हो। ये विविधता वाला देश है, विविधता में एकता वाला देश है। उसके बीच में हम भारत राष्ट्र को एक रखना है। हमारे लिए ये छोटे चुनाव, कोई जीते कोई हारे, इससे मैटर नहीं करता। कोई भी जीते कोई भी हारे। और आप तो वो पार्टी थे जो कह के आए थे कि वी आर द पार्टी विद डिफरेंस। आप राजनीति में शुचिता की बात करते रहे, तो आपके जमाने में ऐसा क्यों हो रहा? बिल्कुल। जी, आपके जी। बहुत वाजिब और महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके, और इन सवालों का जवाब मिलना ज़रूरी है। पुष्पेंद्र जी, आपके पास लौटूँ एक और सवाल को लेकर। हेमंत जी, सवाल ये उठता है कि बड़े-बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। हरियाणा चुनाव को भी अगर हम पूरा देखें और इससे पहले हम संपन्न हुए लोकसभा चुनाव को भी हम देखें,
तो महत्वपूर्ण मुद्दे तो उठाए गए, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात की गई, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात की गई। महंगाई से लेकर बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, हर तरह के मुद्दे उठाए गए और बहुत शिद्दत से उठाए गए। ऐसा नहीं था कि कोई कमी थी। जो 7 वादे किए गए, जो मैनिफेस्टो लाया गया, उसमें भी चीजें बहुत गंभीरता से पेश की गई। उसके बावजूद 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उबाऊ चेहरे थे, फिर भी कांग्रेस चुनाव हार जाती है। तो सवाल फिर ये नहीं उठता कि आप तमाम तरह के विश्लेषण बाद में करते रहिए कि देखिए बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग कमाल की थी, उन्होंने 5-5 बागी खड़े कर रखे थे और मोदी जी को दूर रखा गया ताकि उनकी नाराजगी ना झेलनी पड़े, चेहरा बदल दिया गया। ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन जो असल सवाल है ईवीएम का, उसको कहीं ना कहीं हर बार दरकिनार कर दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि तमाम चीजें एक तरफ और ईवीएम का खेल एक तरफ, और ये हमने लोकसभा में भी देखा और ये हम अभी भी देख रहे हैं? नहीं बुशरा जी, मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ पूरे तरीके से कि जब तक ये इस तरीके के ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे और जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुआ है, इसके बाद तो चुनाव कराने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। आप पूरे हरियाणा में घूमे, चौधरी पुष्पेंद्र जी सारे में घूमे, हम सारे धक्के खा रहे थे यहाँ पर। कहीं आपको ये दिखा कहीं पर कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब भी हो सकती है? सपने में भी सोच सकते थे क्या वो? प्रधानमंत्री गायब, मनोहर लाल 9.5 साल के जो सीएम थे उनको छुपा छुपा के जिस तरीके से वो किया गया, कहीं पर कोई जमीन पे कोई वो नहीं। उसके बावजूद भी जिस तरीके का ये मैंडेट आया है और तमाम तरह की चीजें, मतलब इसमें सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए, ये सब बकवास की बात है। एक्चुअल खेल ये हुआ है कि मैं पहले दिन से आपको आगाह कर रहा था, बहुत पहले से, कि ये सारा गेम डेटा मैनिपुलेशन का है जो ये ईवीएम के थ्रू करते हैं। इनके पास पूरे देश के एक एक बूथ का पिछले 20-20, 25-25 साल का वोटिंग पैटर्न है हर बूथ का, और उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली सारे का सारा कर रखा है। ये कहते हैं कि हमारी रणनीति थी, ये कहती थी हमारी बैकडूम स्ट्रेटजी है, ये कहते हैं गुटबंदी होगी, गुटबाजी होगी, सब बकवास की बात। ये सारे का सारा खेल बैकरूम बॉयज के से बात, इस बात की जांच हो जाए तो आपको यहाँ का नहीं, तमाम स्टेट्स के अंदर। अब मुझे ये बताइए, हरियाणा जैसी वाइब्रेंट स्टेट है, चौधरी साहब ने भी बहुत चुनाव देखे होंगे यहाँ, जब भी कोई सरकार आती है या दोबारा चुन के आती है या सरकार सत्ता से बाहर होती है, कैसा माहौल होता है? जुबिलेंट माहौल होता है ना, पूरा मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कहीं पर कोई जनसभा जुलूस करते हुए देखा है? विजय जुलूस क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश में देखा था, छत्तीसगढ़ में देखा था, और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो पहले से ये कह रहे थे। देखिए, जिस दिन काउंटिंग हुई, 2 बातें बड़े ध्यान से रखने की, सुनने की। एक तो उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में चुनाव जीतेंगे, तो छत्तीसगढ़ की तर्ज आपके सामने आ गई कि अगेंस्ट पॉपुलर मैंडेट हम जीतेंगे, एक। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर हम हारते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो जब आप इतना भरोसा था, छत्तीसगढ़ का सारा मॉडल आप लागू कर चुके हैं, तो फिर हार की बात क्यों आई? क्यों कहीं ना कहीं मन में था कि खेल हो पाया कि नहीं हो पाया? मुझे 100% ये लगता है बुशरा जी कि जिस तरीके से ये हरियाणा में किया गया है, हरियाणा के बारे में हम बार बार क्या कहते थे आपको कि मोदी और शाह ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हरियाणा को वो हार जाए। किसान जिस तरीके से बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं और उनका दिल्ली पे जिस तरीके जाने की बात है, ये झेल ही नहीं सकते उस बात। तो इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़ेगा। इनके जो तमाम डॉगी चैनल्स हैं, वो कोई सवाल ये पूछ रहा है कि 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 17 को शपथ क्यों होगी? किसी ने पूछा? और कांग्रेस की सरकार होती मान लीजिए और 8 तारीख को रिजल्ट आया होता, तो 10 तारीख से डॉगी मीडिया क्या कर रहा होता? तो ये बेसिकली क्या है कि ये यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूम। इनके पास जो स्थितियां हैं, चुनाव आयोग कंप्लीटली शर्मनिरपेक्ष हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया था कि कोई भी जो 2nd और 3rd नंबर पे हारा हुआ व्यक्ति है, वो 5% तक ईवीएम की और वीवीपैट की मैचिंग की बात कर सकता है पैसे जमा करा के। तो आपको ध्यान होगा, तेलंगाना में एक व्यक्ति ने किया, एक व्यक्ति ने अप्लाई किया बाकायदा, तो उसको कहा कि हम ये वीवीपैट और ये मैच नहीं कराएंगे, हम डमी पोलिंग करा देंगे। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डर रहे वो। अब हरियाणा के अंदर 20 सीटों के ऊपर तमाम कैंडिडेट जो हारे हैं कांग्रेस के, उन्होंने वो चैलेंज किया है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के तहत। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वीवीपैट की मैचिंग कराएंगे उससे। मुझे तो शक है, क्योंकि तेलंगाना में नहीं करवाया तो यहाँ भी नहीं कराएंगे, और कौन पूछ रहा है? तो ये सारी स्थितियां बुशरा जी ऐसी हैं कि पूरे देश को इन्होंने अपनी बपौती समझ लिया है। कोई भी चुनाव हो, जैसे चाहे वैसे कर रहे हैं, और केवल मैनिपुलेशन बीजेपी के पक्ष में नहीं होती,
बहुत सारी जगह पे इसको दूसरा खेल भी किया। सोनीपत की 6 में से 5 सीट आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ऐसा माहौल था कि आप तो गई थी वहां? तो वहां क्या किया गया है, वहां वो मैनिपुलेशन जो इंडिपेंडेंट्स बागी थे उनके पक्ष में करवा दिया गया। वोट तो अल्टीमेटली कांग्रेस ही कटनी चाहिए, तो उसका इनडायरेक्ट लाभार्थी बीजेपी हो जाएगी। तो इन्होंने साम दाम दंड भेद पैसा जो कुछ भी है सब कुछ लगा करके लोकतंत्र को बिल्कुल एक तरीके से बंदी बना लिया है। और ये जो ईवीएम के अंदर सॉफ्टवेयर है ना, इस पे भी मुझे शक है। जब भी कभी इसकी जांच होगी तब कभी जाके दूध का पानी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो चुनाव आयोग इसमें कुछ कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में तमाम साक्ष्यों पे जाने के बावजूद भी कुछ नेट आउटपुट आ नहीं रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सफलता का राज है, जो लगातार देश में आपको दिखती है। ये कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, ये तो इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये क्या जनता के वोट की ठगी हो रही है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि क्या और ये फैसले आ रहे हैं, जो सरकारें बन रही हैं, क्या वो जनादेश के खिलाफ हैं? ये तमाम सवाल तो उत्पन्न हो ही रहे हैं और लगातार लोकसभा के दौरान भी हुए कुछ सीटों को लेकर, और अब विधानसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद 2 राज्यों के भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल उठना जायज भी है। क्योंकि तमाम लोग, अगर 100 में से 100% लोग ये कहें, विश्लेषक, जर्नलिस्ट, सेफोलॉजिस्ट, सब तमाम लोग ये कहें कि एक हवा है, एक लहर है कांग्रेस पार्टी की, और जब रिजल्ट आए तो एकदम उल्टे आए। 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएं, जो कि 2019 में उसको 41 मिली थी, और 37 पर सिमट जाए कांग्रेस, ये तो यकीन से परे ही लगता है। और इसीलिए तमाम तरह के सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। लेकिन सवाल जब हरियाणा को लेकर उठ रहे हैं पुष्पेन जी, तो आगे तो चुनाव अभी उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों को लेकर, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है, और फिर उसके बाद दिल्ली और बिहार भी इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा, जनादेश की अगर इसी तरह से ठगी होती रही और इसी तरीके से नतीजे आते रहे, तो जो अभी हेमंत जी वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि फिर ये चुनाव कराने का मतलब ही क्या है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? जो कुछ हो रहा है, हरियाणा एक बहुत बड़ा सबक है, इसको ऐसे ही सिर्फ विश्लेषण करके हाथ से जाने दिया जाए, ये भी नाइंसाफी होगी हरियाणा के लोगों के साथ भी। बुशरा जी, जिस तरीके से जनमत को लगातार बार बार चुराया जा रहा है, और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑन कैमरा इनकी हरकतें देखी, फटकार लगाई, और उस चुनाव को कैंसिल करते हुए दोबारा से जो हारा हुआ व्यक्ति था उसको मेयर बनाया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई संस्था नहीं है हमारे पास जो इस काम को कर सके। सरकार नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं करेगा, गिनती दोबारा करवाने जाओ, तिवारा करवाने जाओ, सब गड़बड़ियां होंगी। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ था, हाई कोर्ट ने आदेश पारी कर दिया कि जब तक ये सड़कों पे गंदगी आपने कर रखी है, स्टूडेंट लीडर महोदय, आप जो है तब तक इसका चुनाव घोषित ही मत करिए, इसका रिजल्ट। उसकी वोटों की गिनती रोक दी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को तुरंत आना चाहिए। ये मामला असली और नकली नोट के बराबर है, बहुत सेंसिटिव है, लोकतंत्र का आधार है। यदि चुनाव में गड़बड़ी हो गई और जिसको जिताया गया वो हार जाए और जिसको हराया गया वो जीत जाए, तो ये लोकतंत्र खत्म है। ऐसे में जो लोकतंत्र की प्रहरी संस्थाएं हैं, जो गार्ड्स हैं, जो गार्ड्स ऑफ जो है डेमोक्रेसी हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान, उनको सो मोटो खड़ा हो जाना चाहिए कि सुनिए, रुकिए जरा, कोई शपथ ग्रहण नहीं होगी, पहले ये 20 आदमियों को संतुष्ट करिए आप, और कोई ये 5-5 की गिनती नहीं होगी। मैं आदेश दे रहा हूं, इनके पास संपूर्ण न्याय करने के लिए अलग अलग सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास, मैं उस सेक्शन को भूल रहा हूं, उसके तहत संपूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है तुरंत कि सारी इनकी पूरी संतुष्टि करिए, सारी मशीन को खोल के रखिए, उसके अंदर जो आपका वीवीपैट का मिलान करना है या वो सब चीज करना वो दिखाइए। उससे पहले जो रजिस्टर होता है, जब आदमी एंटर करता है वोटर, तो वो कितना उसने किस ने वहां साइन है, वो सब चीज को चेक करिए। कहाँ सील है उसके ऊपर वो बताइए, किसने मशीन रिसीव की थी वो बताइए, क्यों 99% बैटरी है 8 घंटे 10 घंटे यूज करने के बाद भी और बाकियों में नहीं है, ये बताइए। तो ये सारी चीजें जो है, और जो वहां से मशीनें पहले दिन ली थी जिन अफसरों ने, उन्होंने कहाँ रिसीविंग पे साइन किए, क्या वो मशीन का नंबर अंदर इनग्रेव्ड है कि नहीं है, क्या उसके ऊपर टाइम स्टैंप है कि नहीं है। टाइम स्टैंप भी होती है, जो मुझे आइडिया है कि भाई किस दिन इस चुनाव इसका यूज हुआ है मशीन का,
अगर वो दिखा रहा है कि चुनाव तो हुआ है 5 तारीख को और मशीन में हुई है गड़बड़ी इसमें 6 तारीख को, 8 तारीख को या और आगे पीछे कभी, तो ये पता लग जाएगा कि भाई इसका मशीन का प्रयोग तो किसी और दिन हुआ है। ये इसी तरीके से जैसे आप कंप्यूटर में या अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो पता लग जाता है कि आपने उस दिन इस तारीख को लॉगिन किया है, उससे जो है पता लगेगा सारी चीजों का। इस चीज का बिल्कुल जब तक आदमी संतुष्ट ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को लाठी लेके खड़े हो जाना चाहिए कि भाई लोकतंत्र में मैं बेईमानी, इतनी बड़ी बेईमानी नहीं होने दूंगा। वोटर लिस्ट में आप बताइए, अगर टेबुलेशन में गलती हुई है, जनरली जो है मशीन के खुटका जो दबता है उसके सामने जो आता है वो वहां तक मशीन में कोई दिक्कत नहीं होती है, जहां तक मैंने खूब इस चीज को देखा जांचा है। लेकिन उसके बाद टेबुलेशन में आपके ने गड़बड़ी कर दी, आपने जो नीचे निर्दलीय है जिसको 1000 वोट मिले उसके 500 वोट अपने अपने कैंडिडेट में जोड़ दिए, तो जो टोटल है वो तो पूरा वही दिखाएगा, लेकिन वो गड़बड़ी हो जाएगी। आपने लास्ट के 1 या 2 राउंड की गिनती ही नहीं करी, या गिनती करी तो हाँ हो गया, सर्टिफिकेट दे दिया किसी को। जब तक सारे संतुष्ट नहीं हो जाओगे, इस हॉल में बंद हो जाओ और संतुष्ट होकर निकलना, संतुष्ट करके सबूत के साथ निकलना। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा इसमें रोल है। सुप्रीम कोर्ट अगर अभी भी सोता है तो इसका मतलब आप एक तरीके से आगे आने वाले समय में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, क्योंकि सरकार बार बार जनता वोट दे करके बदल रही है और सरकार वास्तव में नहीं बदली जा रही है, तो जनता क्या करेगी? अंत में मजबूर होगी, कहीं ना कहीं विद्रोह होगा। बांग्लादेश जैसे हालात इसलिए बनते हैं देशों में जब जो है पब्लिक के मैंडेट को चुराया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा इसमें रोल है। इलेक्शन कमीशन से हमें कोई आशा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने 5% जो अभी हेमंत थे उनकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी फीस लगा दी उसके लिए, कई करोड़ करने के लिए 50-40 हजार रुपये कितने हैं। अरे भैया ये सरकारी है, इसके ये लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, गिनती करने के लिए, प्रॉपर गिनती नहीं हुई है इसकी रिमेडी या दोबारा गिनती करने के लिए आप उसके ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी है कि वो दे ही नहीं पाएगा। 500 रुपए जाएगा अगर मैंने मशीनों को इनको चेक कराया तो ये इसलिए जो है का सुप्रीम तत्काल संज्ञान लेकर के और ये कह देना चाहिए, शपथ होगी बाद में, पहले सीसीटीवी कैमरे सारे चेक करो, मशीनों के नंबर चेक करो, किस मशीन में कितना क्या घपला हुआ है वो सारा चेक करो और सबको संतुष्ट करो। जब तक विपक्ष ये ना कहते भाई गड़बड़ हुई है चीज, तब तक जो है मानना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ, थोड़ी आवाज भी आपकी ब्रेक हो रही है। लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं और आखिर में लास्ट कमेंट ओमकारेश्वर जी आपसे मैं लेना चाहूंगी संक्षेप में कि ये जो सवाल अभी पुष्पेन जी और हेमंत जी उठा रहे हैं, ईवीएम को लेकर जिस तरह के गंभीर सवाल लगातार उठते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई देखिए आप जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं, हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। और यही लाइन जो है लगभग आपने देखा होगा कि मीडिया का एक धड़ा सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी करता है। लेकिन ये सवाल जायज हैं, एडीआर से लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। लेकिन फिर वही घूम फिर कर मेरा सवाल कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो आने वाले वक्त में तो और राज्यों के चुनाव हैं, आप महत्वपूर्ण इश्यूज उठाते रहिए, आप रैलियां करिए, आप यात्राएं करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन एंड रिजल्ट अगर वही हो जो बीजेपी चाहती है और एंड रिजल्ट वो ना हो जो जनता चाहती है, या फिर वो बदलाव जो दिख रहा हो जमीन पर वो आपको रिजल्ट में तब्दील होता हुआ ना नजर आए, तो ये तो बहुत गंभीर मसला है। और हम ये देख रहे हैं लगातार, लोकसभा में भी हमने देखा, हरियाणा के चुनाव में भी हमने देखा, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जिस तरह के नतीजे आए, लेकिन वो नतीजे हैं सामने और फिर लोग उसको एक्सेप्ट कर कर बैठ जाते हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। तो फिर आगे फिर क्या? आप ये कह दें कि भाई कम्युनल एंगल पर चुनाव लड़के वो जातियों में बांट देते हैं, धर्मों में बांट देते हैं और फिर उसके बाद उसका फायदा होता है। लेकिन हमने देखा लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा में सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी का मुद्दा, लोकतंत्र, संविधान को बचाने का मुद्दा, ये सब महत्वपूर्ण रहे, इसलिए दलितों ने बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन को वोट किया। अभी आप कैसे देख रहे हैं तस्वीर? संक्षेप में आपका जवाब। बुशरा जी, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से अपने जमीन को खो रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये साफ नजर आ गया। उस पे भी सवाल उठे, जितने जीते हैं उस पे भी सवाल उठे हैं। इनके 3 बड़े मुद्दे थे। राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया, अयोध्या में हमने देख लिया। धारा 370 लागू करने के बावजूद कश्मीर में
न लोकसभा में ये खड़े हो पाए और न विधानसभा की कोई हैसियत रह पाई। जो सिक्योरिटी का मसला है उसको आप देखें तो आज लद्दाख के लोग सड़क पर हैं, दिल्ली तक आके प्रदर्शन कर रहे हैं। सिक्किम जो वो चाइना के बॉर्डर पर है, वहां पे आपके सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। 31 की 31 सीटों पर जमानत हो गई। मणिपुर आप 1.25 साल से आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, क्या आपने किया है ये आपको पता है। तो सुरक्षा जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय उस पे है, हम देख रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। दूसरा, ये जो मुद्दे थे, आपने सोचा कि मंदिर के मुद्दे पे हो जाएगा, वो नहीं हुआ। इसको लेबोरेटरी बनाने की आपने उत्तर प्रदेश को कोशिश की, वह नहीं हुआ। आपके पास वो आखिरी बचा हुआ है, क्योंकि आपने डेवलपमेंट जो किया है, जिसकी बात आप कर रहे थे, उस डेवलपमेंट को तो एक एक बरसात ने ही उजागर कर दिया है कि कितने सारे पुल बह गए, कितनी सड़कें उखड़ गईं, कितने आपके आपके बनाए हुए मूर्तियां टूट रही हैं, ट्रेनों में हादसे हो रहे हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं, आतंकवाद पे कोई अंकुश नहीं लगा। तो आप सब कुछ उसके और आपका झूठ जो है वो लगातार उजागर हो गया है। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, किसानों के कर्ज डबल करने की बात हो, चाहे रुपये के अवमूल्यन को रोकने की बात हो, किसी भी फ्रंट पे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो अब आपके पास आखिरी दांव बचा है हिंदू मुसलमान हर रोज करो। यह कार्ड भी चल नहीं रहा है। तो आपके पास कौन सा कार्ड चल रहा है? आपने ईडी का भी जम के इस्तेमाल किया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आपको आके रोकना पड़ा कि आप हर बार में पीएमएलए कानून का गैर इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहां भी आपको सुप्रीम कोर्ट को ही दखल देनी पड़ी। आपने आज तक इसका जवाब भी नहीं दिया है, ना इसकी कोई इंक्वायरी हुई कि भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू था, उस मसले पे जो सवाल खड़े हुए, उसका कोई जवाब नहीं। जिन कंपनियों से आपने पैसे लिए, उन उन कंपनियों के लोगों के खिलाफ केसेस कैसे बंद हो गए या कमजोर हो गए, इन इन चीजों का कोई जवाब नहीं। तो आप हर जगह एक्सपोज हो चुके हैं। अब जो है यह बात साफ साफ सामने आ गई है कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव आयोग के आयुक्तों के नियुक्ति का फैसला अपने हाथ में रखा था। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात मानी थी कि उसमें न्यायपूर्ण तरीके से, आज अगर उस तरीके से चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट होता, नियुक्ति होती, तो कम से कम ये हालात नहीं होते। तो चुनाव आयोग भी आपके कब्जे में है साफ साफ। और जैसे ही आप ये सवाल करते हैं ना, जैसे ही आप जनता को कहते हैं कि भाई जहां आप जीतते हो वहां आप नहीं बोलते हो, हारते हो तो आप ईवीएम के खिलाफ बोलने लगते हो। मैं ये पूछता हूं कि आप ईवीएम के सपोर्ट में क्यों बोलते हो? आप ईवीएम के पीछे क्यों खड़े हो? आप चुनाव आयोग के पीछे क्यों खड़े हो? चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था माना जाता है या नहीं है, लेकिन माना जाता है। आप निष्पक्ष संस्था पे आपके भी सवाल हो सकते हैं, ऑपोजिशन के भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसके प्रोटेक्शन में खड़े होते हो, उसी दिन साफ हो जाता है कि आपको ईवीएम क्यों चाहिए भाई। आप अगर इतने ईमानदार हो तो आप ही कहो कि नहीं 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 नहीं, ईवीएम हटाओ भाई, ऑपोजिशन कह रहा है, हम भी कह रहे हैं हटाओ, इनको डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां डाउट है आप वहां पीछे खड़े हो। तो क्या दुनिया को पता नहीं है कि ऐसी चीजों में सेलेक्टिव इस्तेमाल होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसमें? आप तो स्वयं कहते हैं अपने स्टेटमेंट में कि बड़ा माइन्यूट डिटेल काम करना पड़ता है और बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आपने तो स्वयं अपने स्टेटमेंट में कहा है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री कैसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम जीतेंगे, सारी व्यवस्था हो चुकी है। ये व्यवस्था क्या होती है भाई? चुनाव में व्यवस्था क्या होती है जीतने के लिए? आप पहले कह रहे हो एक दिन पहले, आपको मालूम है इसका मतलब कि आपने व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। आप कह रहे हो छत्तीसगढ़ की तरह जीतेंगे, जो आपने छत्तीसगढ़ में किया वही आप काम यहां कर रहे हो। तो कह रहे आपने कश्मीर, कश्मीर में आप कर नहीं सकते थे ना, कश्मीर में आप कर नहीं सकते थे, इसलिए आपने नहीं किया। कर देते तो वहां 87 में जो हालात बने थे वो बन जाते। इसलिए मुझे लगता है भाजपा को, संघ को, और उसमें भी जो एक एक बड़ा सेक्शन है, एक नेताओं का एक ऐसा सेक्शन है जो इस बात को समझता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से खत्म हो रही है। संघ के नेताओं को देखना है कि चुनावें जीतने और हारने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि लार्जर रन में आपकी कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। एक तरफ तो मोहन भागवत जी किसी मुसलमान के यहाँ चले जाते हैं, किसी मुस्लिम नेता से मिल के आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो किसी शेख साहब से हाथ मिलाएंगे, उनके यहाँ जाएंगे, और दूसरी तरफ आप अपने कार्यकर्ताओं को कहोगे कि हिंदू मुसलमान करते रहो। ये क्या कंफ्यूजन है भैया? बिल्कुल। या तो आप भी मिलना बंद करिए, कह दीजिए कि नहीं होगा।
हम्म। अफसोस है कि इस देश में इस तरह का हो रहा है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। सामाजिक राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम विभिन्न समाजों के लोगों को न्यायपूर्ण तरीके से देखें, एक नज़रिए से। हाँ, किसी ने भी अगर गलत किया है, आप सवाल उठाते हो कि भाई आतंकवादियों में मुस्लिम का ही नाम क्यों आता है? कल ही मैं यूएपीए की लिस्ट देख रहा था और उसमें जो वेबसाइट पे है, होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, उसपे 53 लोग जो इंडिविजुअली जिन पे यूएपीए लगा है, उसमें से 13-14 लोग तो नॉन मुस्लिम्स भी है, उसमें कुछ सिख भी हैं, कुछ और भी हैं। ये क्यों? आप जो भी गलत करें उस पे कानून है ना आपके पास, आप लीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, बट डोंट जी। ब्लेम एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल। ये मेरा कहना है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि जितना अब आइडियल हम सोचते हैं और सिचुएशन और राजनीति फ़िलहाल के 10 सालों में हमने देखी है, वो बिल्कुल उसके बरअक्स है और यही देखने के लिए हमें मिल भी रहा है। आगे आने वाले वक़्त और चैलेंजिंग होंगे। महाराष्ट्र और यूपी, झारखंड में तो अभी हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं और फिर उसके बाद और राज्यों के भी 2 बेहद महत्वपूर्ण दिल्ली और बिहार, वहाँ उन राज्यों में भी चुनाव होने हैं। आगे ये देखना होगा कि हरियाणा के बाद और कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह के एजेंडे और हथकंडे अपनाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से और जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो क्या करती हुई नजर आती हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप तमाम हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शाम को 7 बजे रोज़ की तरह जुड़िए न्यूज़ पॉइंट पर राजीव जी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।